चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 12 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बजट को किस सूची में रखा गया है, तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। प्रश्न में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। प्रश्न में है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आकवर्थ समिति, आकवर्थ समिति। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियाँ होती है। तो हम लोगों का जो तिरंगा झंडा होता है, इनके चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, टोटल 24 तिल्लियाँ होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था, आर.के. शनमुखम शेट्टी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। तो किस राज्य ने सर्वप्रथम अपनाया था, तो हरियाणा ने सर्वप्रथम VAT को अपनाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ। प्रथम हिंदी सम्मेलन की बात कर लेंगे 1975 ईस्वी में कहाँ पर यह संपन्न हुआ था, कहाँ पर हुआ था, नागपुर में यह संपन्न हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है, सैंडवेट का संबंध किससे है। सैंडवेट का संबंध की बात कर लेंगे तो किससे हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से हो जाएगा। सैंडवेट का संबंध किससे है, उत्पाद शुल्क से है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है, तो ये सुमेरियन को माना जाता है, सुमेरियन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते की बात कर लेंगे, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक की बात कर लेंगे, किसे माना जाता है, तो पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, पाणिनि को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में है, हिंदी विषय के, प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है, हिंदी विषय के लिए बोला जा रहा है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया।
हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेंगे, किसे प्रदान किया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। सबसे अधिक बार बजट की बात कर लेंगे, किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई ने किया था। सबसे अधिक बार बजट को मोरारजी देसाई ने पेश किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया। भारत का राष्ट्रीय गान जन मन गण को संविधान सभा ने कब अपनाया था, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगीत को गाने में टोटल 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबको पता है कि ये बाघ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, तो ये हो जाएगा 112 में किया गया है। और हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता की बात कर लेंगे कौन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया। तो कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस समय के संविधान लागू हुआ था उसी समय अपनाया गया था। तो कब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो ये तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की बात कर लेंगे, किस तिथि को मनाई जाती है, तो 14 सितंबर को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, 14 सितंबर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है। भारतीय बजट के प्रणेता की बात कर लेंगे, किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को माना जाता है, जेम्स विल्सन को। वही हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में है वेट संबंधित है। वेट किससे संबंधित है, तो वेट की बात कर लेंगे, बिक्री कर से संबंधित हो जाएगा। वेट जो है ये बिक्री कर से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगान को पहली बार 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ये कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 36 में एक बोला जा रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये हो जाएगा उपन्यास आनंद मठ में इसकी चर्चा किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में है राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया। तो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर किया गया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल, ये तो सबको पता है कि ये कमल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 40 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? मनु हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आज के सेट के अंतिम प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो आज का सेट ये खत्म हुआ।